न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में इंटीग्रेटेड रेट मेथड से। फर्स्ट हाफ कर लिए हैं हम लोग, जहाँ पे लॉग वगैरह का वैल्यू यूज करना था। अब आज जो क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा पिछले क्लास के रिस्पेक्ट में, और थोड़ा सा कुछ अलग कंसेप्ट भी अप्लाई होने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह पर एक कहानी जैसा बताया गया है कि एक न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी में 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 एब्जॉर्ब हो गया, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और जिनका हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना है 28.1 ईयर्स दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब उसके बॉडी में 10 साल के बाद कितना बचा रहेगा और 60 साल के बाद कितना बचा रहेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कंप्लीट लाइफ इनफाइनाइट होता है, यानी वो ख़त्म नहीं होगा। हाफ लाइफ के अनुसार से वो हाफ पार्ट बचता जाएगा, हाफ डिकम्पोज करेगा और हाफ बचा रहेगा। जैसे अगर 0.001 ग्राम भी बचा है तो फिर हाफ लाइफ के बाद में उसका हाफ बचा ही रह जाएगा, इसलिए इसका कंप्लीट लाइफ इनफाइनाइट होता है। स्ट्रोंशियम याद करो, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इरिडियम आते हैं। यानी स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ये दोनों सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में आता है। कैल्शियम ह्यूमन बींग्स के बोन्स का मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, हड्डी में पाया जाता है, एनिमल्स में कैल्शियम पाया जाता है, और एक ही ग्रुप के होने की वजह से स्ट्रोंशियम आसानी से कैल्शियम को रिप्लेस कर उसकी जगह पे चला जाता है। न्यूली बॉर्न बेबी है, यानी जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आ गया। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे को जहाँ एक्सरे होता है, जहाँ एमआरआई कराया जाता है, जहाँ अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, वहाँ बिल्कुल जाने नहीं देगा, बोलेगा नहीं। रीज़न ये है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है एडल्ट के रिस्पेक्ट में। अफेक्टेड तो हम लोग भी होंगे अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में आएंगे तो, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि एक्सपोजर की वजह से इसका जितना नुकसान होगा उससे ज़्यादा नुकसान उस बीमारी के पता नहीं चलने की वजह से है, जिसका हमें उम्मीद लग रहा है कि इसके बॉडी में है। तो डिटेक्ट करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एमआरआई कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए या एक्सरे कराइए। ये सब इनविजिबल रेडिएशंस हैं, तो ये आपको हार्म तो करेंगे ही करेंगे। खैर, तो यहाँ कहा कि 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया है, तो इनका इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है। तो डाटा सेपरेट करेंगे हम लोग, बोर्ड पर देखना, बाद में कॉपी करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, आर नॉट का वैल्यू दिया है, कितना ग्राम दिया है 1 माइक्रोग्राम। टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 28.1 ईयर्स। तो के का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, 0.693 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, टी हाफ, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1। के का वैल्यू निकल गया। अब दो क्वेश्चन है तो इसको हम लोग दो बार में करके बनाएंगे। पहले बनाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के बाद में। तो डाटा यहाँ पर भी वही होगा, इस जगह पर भी बताओ आर नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1, और टाइम कितना हो गया, कितने साल पहले रहे 10 ईयर्स, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 10 ईयर्स। और आपको निकालना है कि 10 साल के बाद कितना बचा रहेगा, यानी आर का वैल्यू निकालना है। अब चूंकि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सिंस के इज इक्वल टू रिलेशन क्या आता है 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, के की जगह पर कितना लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1, 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग आर नॉट की जगह पर 1 और नीचे में क्या आ गया आर। कैलकुलेशन सब लास्ट में करेंगे। अब देखो तो इस 10 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यानी लॉग 1 बाई आर, 1 बाई आर इट वुड बी इक्वल टू, इस पार्ट को लॉग को अपोजिट ले जाएंगे तब ना एंटी लॉग। अभी सिर्फ यहाँ रखते हैं, इन सारे पार्ट को अपोजिट साइड में ले जा रहे हैं। ये देखो वैल्यू कितना हो गया 0.693 इंटू 10
डिवाइडेड बाई 28.1 इंटू 2.303। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 10 को इधर ले आया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर में तो नीचे में चला आया। ये आया है log 1/r के लिए। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि अब एंटी लॉग निकालना होगा। तो 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 28.1, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2.303 से, यानी कितना वैल्यू आ गया 0.10708 है, तो 0.1071 कर सकते हैं। log 1/r would be equal to 0.1071। log को अपोजिट साइड में ले जाओ, तो 1/r would be equal to एंटी लॉग 0.1071। अब एंटी लॉग देखना है तो डेसिमल के 10 के 71 है, तो 0.10 के 7 में देखेंगे एंटी लॉग वाले पार्ट में। तो 0.10 के 7 में देखो तो कितना वैल्यू दिख रहा है 1279, 1279 ना, 1279, यहाँ लिख दे 1279। और मीन डिफरेंस 1 में देखो कितना वैल्यू है 0, यानी वैल्यू आ गया 1279। यानी अगले स्टेप में आ जाएगा 1/r वुड बी इक्वल टू 1.279, देयरफॉर r वुड बी इक्वल टू, इसको भी रिवर्स करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.279, 1 डिवाइडेड बाई 1.279, कितना वैल्यू आ गया 0.7818, इसको हटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 0.782 माइक्रोग्राम, 0.782 माइक्रोग्राम। ये 10 साल के बाद निकला। अब देखते हैं इसके आंसर से हमारा आंसर कितना डिफर कर रहा है, सेम ही तो है ना 0.781। तो दो क्वेश्चन था, एक कहा जा रहा था कि 10 साल के बाद कितना होगा और दूसरा पूछा जा रहा है कि 60 इयर्स के बाद में कितना होगा। अब हमको लगता है कि अगर ये बता दिए तो अगले वाले क्वेश्चन में जहां पर सिर्फ T10 है उसकी जगह पर T कितना कर देंगे 60, उस वाले पार्ट में निकल जाएगा। तो ये तो करना चाहिए था आपको। नाउ अब रिस्पॉन्ड करना, बताओ तो यहाँ R0 का वैल्यू कितना लिखेंगे 1 माइक्रोग्राम, K का वैल्यू कितना होगा 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1, T का वैल्यू कितना लिखेंगे 60 इयर्स। किनका वैल्यू निकालना है R का। रिलेशन क्या पढ़े अभी हम लोग, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R0 बाई R, R0 बाई R, K की जगह पर 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1, यहाँ 2.303 डिवाइडेड बाई 60 log R0 बाई R, R0 बाई R, log R0 by R, it would be equal to 0.693 into 60 divided by 28.1 into 2.303, यानी उसका जो कैलकुलेशन आया था उससे 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 0.693 into 60 divided by 28.1 डिवाइडेड बाई 2.303, यानी वैल्यू कितना आ गया 0.6425, 0.6425 log R0 बाई R इज इक्वल टू 0.6425, यही ना 6425। अब R0 बाई R लॉग को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एंटी लॉग 0.6425। अब 0.64 के 2 में देखेंगे वैल्यू एंटी लॉग में, तो 0.64 के 2 में वैल्यू है 4385, 4385, और मीन डिफरेंस 5 में
उसी के आगे में बढ़ोगे तो ये 5 आ रहा है, तो 5 यानी 0934, यानी आंसर आ गया यहाँ पर R0/R, इट वुड बी इक्वल टू 4.390। R0 का वैल्यू हम लोग कितना लेकर के चलेंगे? 1। शुरू में नहीं लिखे, यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं R0 का जगह पे 1, स्टार्टिंग से भी लिख सकते थे, यहाँ 1/R। देखो तो देयरफॉर R वुड बी इक्वल टू क्या लिखा सकता है? 1 डिवाइडेड बाई 4.390। 390 लिखो या 39 लिखो, 1 डिवाइडेड बाई 4.39, 0.227, इस 7 को हटाओगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएगा, या 228 भी लिख सकते हैं, 0.228 माइक्रोग्राम। ये आंसर आया। देखते हैं बुक का क्या आंसर दिया हुआ है? बन जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन में सिर्फ जो है वो टाइम लगने वाला है ज़्यादा, ठीक है। बाकी का दोनों पैटर्न अब 2 इयर्स का, 10 इयर्स के बाद में, 60 इयर्स के बाद में, अब यही क्वेश्चन में फिर कह दे कि 100 साल के बाद में कितना होगा, तो फिर टी जहाँ पर हम लोग 10 और 60 लिए हैं उसकी जगह पर क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। कॉपी कर। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 4.24। ये क्या करा है? कंसिडर ए सर्टेन रिएक्शन, जहाँ ए रिएक्टेंट है कन्वर्ट करा है प्रोडक्ट में विथ k इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल लीटर इनवर्स। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम था और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स। वहाँ पर 10 इयर्स दिया हुआ था और यहाँ पर 100 सेकेंड दिया। उस जगह पर आपका हाफ लाइफ दिया हुआ था, तो आप के निकाले, यहाँ पर ऑलरेडी के का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन आसान है। हिंट्स देते हैं, देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिएक्टेंट को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, R0। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोल लीटर इनवर्स, 1 मोल लीटर इनवर्स। आर का वैल्यू आपको निकालना है। टाइम देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 100 सेकेंड। के का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻⁻², यानी 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। अब आर निकालना है, फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वही यूज करते हैं। वी नो के इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? 2.303 बाई टी लॉग R0/R। आप चाहें तो इसी को फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर लॉग R0/R, देखो तो ये पार्ट तो इधर जाएगा तो किसके बराबर जाएगा? K इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं? 2.303। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लॉग R0 की जगह पर 1/R, K की जगह पर 2 इंटू 10⁻⁻², टी की जगह पर कितना है? 100। देखो कैलकुलेशन भी कितना आसान है, डिवाइडेड बाई 2.303। देखो तो यहाँ 100 और ये 10⁻⁻², कैंसिल हो गया, यानी लॉग 1/R इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2.303। 2 को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से, वैल्यू कितना आ गया? 0.868, 0.868। अब लॉग टेबल देखेंगे हम लोग, लॉग टेबल निकालो और एंटी लॉग का वैल्यू देखो। यहाँ पर 1/R इट वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग 0. कितना है कैलकुलेशन के बाद में? 868, तो 0.868। अब रफ में 0.86 का 0.86 में 8 का वैल्यू देखो, 7379, 7379।
यानी 7.379 हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 7.379, therefore r would be equal to 1 divided by 7.379। बस दो ही जगह पे कैलकुलेशन आया है। 1 divided by 7.379, 0.1355, 0.1355 मोल लीटर इनपुट। आप चाहें तो 1.355 इंटू 10⁻⁻1 भी कर सकते हैं। आ गया 0.135 मोलर। तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ दो ना, पहले नहीं बनाया कोई बात नहीं है। अब जब यहाँ बता दिए, कैलकुलेटर भी रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाइए एक बार जरूर, और अगर बना लेंगे तो फिर एग्जामिनेशन में बन जाएगा आपसे। नोट कर लीजिए। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.25 है। अभी ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये भी उसी के जैसा। देखो सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ टी हाफ 3 आवर्स, हाफ लाइफ दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। यानी जो पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, जहाँ टी हाफ दिया हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर भी टी हाफ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो टी हाफ दिया हुआ तो पहले के निकाल लेंगे। और फ्रैक्शन कहा जा रहा है, तो याद करो पहले क्लास में बताए थे कि अगर कहीं परसेंट है तो आर नॉट का वैल्यू अपनी तरफ से 100, अगर फ्रैक्शन है तो आर नॉट का वैल्यू 1 लेंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स दिया हुआ है, तो यहाँ से के निकाल लेंगे। 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, इट मीन्स 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू निकल गया। टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 आवर्स दिया हुआ है। आर नॉट का वैल्यू आप अपनी तरफ से, चूंकि फ्रैक्शन है तो क्या लेंगे 1, तो किसका वैल्यू निकालना है, आर का। यही तो अभी तक करते आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में। फॉर्मूला बोलो फिर से, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। अब यहां से लॉग आर नॉट बाई आर, इट वुड बी इक्वल टू के इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 2.303 लॉग आर नॉट की जगह पर 1, तो 1 बाई आर, इट वुड बी इक्वल टू के के लिए वैल्यू हो गया 0.693, 0.693 टाइम के लिए 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.303। के का वैल्यू है ना 0.693/3। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो 0.693 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2.30, कितना वैल्यू आ गया 0.802, 0.80। तो यहीं रखते हैं, लॉग को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, देयरफॉर दूसरे वाले पेज में करते हैं 0.802। 1 by r, it would be equal to anti-log 0.802। तो देखो एंटी लॉग में 0.80 के 2 में कितना वैल्यू दिया हुआ है 6339। तो 1 बाई आर वुड बी इक्वल टू 6339 है, तो 6.339, ये 1 बाई आर के लिए आया। Therefore R would be equal to 1 divided by 6.339। डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 6.339 यानी 0.1577, 158 भी लिख सकते हैं, 0.15, क्योंकि फ्रैक्शन है
तो फ्रैक्शन यूनिटलेस होगा। अगर वो 1 ग्राम रहता तो यहाँ ग्राम लिखते। आगे वैल्यू, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट डिफर करता है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से। ये गलत लिखा है, मोलर नहीं होगा, ये गलत है। मोलर कब रहता है? जब वो स्टार्टिंग में 1 मोलर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो यूनिटलेस होगा, मोलर नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन टाइप करते वक्त में एरर आ गया हो, मोलर नहीं होगा, यूनिटलेस होगा। नोट कर। एग्जाम्पल 4.5 का है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। कह रहा द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दे दिया है, वाज 1.24। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मोल लीटर इनवर्स, मोलर भी लिख सकते हैं, एट 318 केल्विन। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, टाइम दिया हुआ है, बस 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू निकालना है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R0 का वैल्यू 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स, या मोलर भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ R 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। टाइम दिया हुआ है कितने समय के बाद में? 60 मिनट्स के बाद में, 60 मिनट्स। तो इसको मिनट में भी छोड़ सकते हैं, के का यूनिट मिनट इनवर्स आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है के का वैल्यू। अब यहाँ के निकालते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई आर, R0 बाई आर। 2.303 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू कितना आ गया? 60 लॉग R0 का वैल्यू कितना है? 1.24 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10⁻⁻2। ये कट गया। 1.24 को 124 को 2 से डिवाइड करोगे कितना वैल्यू आएगा? 62 आएगा ना, 6.2 2.303 बाई 60 लॉग 6.2। तो 6.2 यानी कि 62 के जीरो में देखेंगे वैल्यू, लॉग वाले में देखना होगा 7924। अगले स्टेप में आ जाएगा ये 2.303 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 7924 बोले ना, 7924, तो यानी 0.7924। याद आ रहा है? डेसिमल के आगे में वो होता है जो 10 के पावर में होता है। तो यहाँ 10 का पावर नहीं है, तो 10 के आगे में जो है वो 0 हो गया, डेसिमल के आगे में 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 इंटू 0.7924 डिवाइडेड बाई 60, यानी 0.0304, 0.0304, और यूनिट हो जाएगा मिनट इनवर्स। देखिए यहाँ क्या आंसर दिया है तो पूरा मैच कर गया, 0.0304। देख रहे हो, सारा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है तुमसे भी, कोशिश करोगे तो बनेगा। ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं, बन रहा। इस जगह पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक पैटर्न ही बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ टेबलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस ये कि यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म्स में ना देकर के किस टर्म्स में दिया हुआ है? प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट ये, अभी तक हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ आश्चर्यजनक चीज, यहाँ पर देख रहे हो कि स्टार्ट जब किए टाइम 0 था तो प्रेशर था 0.5, 100 सेकंड के बाद में अब ये प्रेशर हो गया 0.512। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट को लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, बढ़ कैसे जाएगा? समय के अनुसार से तो घटना चाहिए। अब मेन बात समझो ध्यान से, अगर कोई गैसियस कंपोनेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो उनका केमिकल रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर के अंदर में कराया जाता है।
स्टार्ट जब करते हैं तो उस वक्त में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, यानी कि कंटेनर के अंदर का प्रेशर सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से आता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा तो रिएक्टेंट भी कंटेनर के अंदर में ही है और प्रोडक्ट जो बनने लगा वो भी कहाँ पर है, कंटेनर के अंदर में ही है। तो यानी कि समय के बढ़ने के साथ साथ कंटेनर के अंदर का प्रेशर में रिएक्टेंट का भी कंट्रीब्यूशन है और प्रोडक्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। इसी वजह से टाइम के बढ़ने से इनका ये वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन हमें जो निकालना होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही लेते हैं हम लोग। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को रखते हैं, यहां पर हम लोग रिएक्टेंट के प्रेशर के वैल्यू को रखेंगे, यानी कि यहां पर P कंसिडर किया जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर इफ कंसंट्रेशन इज इन मोलरिटी, अगर मोलरिटी के टर्म्स में है तो वहां पर हम लोग लिखते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R0 बाई R, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर कंसंट्रेशन प्रेशर के टर्म्स में है, इफ कंसंट्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो। प्रेशर कहने का मतलब या तो एटमॉस्फेयर के टर्म्स में हो या फिर बार के टर्म्स में हो, तो यहां पर लिखेंगे K वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई T log P0 बाई PT, यानी P0 हो गया इनिशियल प्रेशर और PT हो गया प्रेशर आफ्टर टाइम T, यानी उतने समय के बाद में। दो जगह पर PT आएगा, यहां पर जो T लिखे हैं वो हम लोग किसको लिखे हैं, स्मॉल t को लिखे। दूसरा, अब इक्विलिब्रियम चैप्टर में चलते हैं, हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, उसी तरह के कंसेप्ट का जरूरत यहां पड़ेगा। मान लें कि A रिएक्टेंट है, ये B से रिएक्ट करके C में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस जगह पर इनिशियल प्रेशर जो भी होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट का होगा। मान लें कि इनका इनिशियल प्रेशर A है और इनका इनिशियल प्रेशर B, और प्रोडक्ट का इनिशियल प्रेशर 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट किए उस वक्त में आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में। आफ्टर टाइम T जिस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा उसी रेशियो में रिएक्टेंट घटेगा। तो अगर C का नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसको हम लोग X मान लें, तो अब ये हो जाएगा B माइनस X और ये हो जाएगा A माइनस X, क्योंकि इनका भी 1 मोल है, इनका भी 1 मोल है। 4-5 एग्जाम्पल बताएंगे, यहां देखते रहना ध्यान से। अब इस जगह पर अगर टोटल प्रेशर निकालते हैं इस समय में, तो ये वैल्यू आ जाएगा A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स और प्लस x, यानी A प्रेशर हो गया A का, ये प्रेशर हुआ B का और ये प्रेशर हुआ C का। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया A प्लस B इट गिव 2C, ठीक है। अब देखो यहां इनिशियल प्रेशर, इसके वैल्यू को हम A मान लिए, इसके वैल्यू को B, बताओ इसका वैल्यू 0। आफ्टर टाइम T इसका 2 मोल है, तो क्या लिखेंगे 2x, इसका कितना मोल है 1 मोल, तो B माइनस एक्स, इसका 1 मोल है इसलिए B माइनस एक्स, इसका भी 1 मोल है इसलिए A माइनस एक्स। अब यहां पर भी टोटल प्रेशर निकालेंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा, A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x, चेंज करते जाएंगे हर एक में। अब यहां देखो 2A प्लस B इट गिव 2C। अब अगर इनिशियल प्रेशर इनका A है, इसका B है, इनका कितना हो जाएगा 0। आफ्टर टाइम T बोलो इसका कितना मोल दिया हुआ है 2 मोल, तो 2 मोल के लिए क्या लिखेंगे 2x, यहाँ कितना मोल है 1 मोल, B माइनस एक्स, इसका कितना मोल है 2 मोल, A माइनस 2x। फॉलो किए, कहाँ पर क्या लगेगा, तो अब इस जगह पर टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे हम लोग, A माइनस 2x
प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। अब अगर समझ में आ गया है तो यहाँ सब चेंज कर देते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। 2a प्लस 3b इट गिव्स, ठीक है, यहाँ पर इनका इनिशियल प्रेशर मान लिया a है, a का जो वैल्यू अगर दिया रहेगा तो वो लिखेंगे, b का b है और इनका 0। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t के बाद में बोलो इसका प्रेशर कितना लिखेंगे, x, क्योंकि 1 मोल है। यहां बताओ b माइनस 3x, ठीक है, इनका a माइनस 2x। समझ में आया कैसे लगा जब, यानी ये कंसेप्ट यूज करना होगा। और यहां पर हम लोग टोटल प्रेशर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा a माइनस 2x प्लस b माइनस 3x प्लस x। तो ये तो टोटल प्रेशर हुआ, लेकिन अगर A रिएक्टेंट है सिर्फ तो हमें इससे मतलब है, ये वाले पार्ट से। B अगर रिएक्टेंट है तो हमें सिर्फ इससे मतलब है, जो PT का वैल्यू है वो, जबकि कंटेनर जो फाइनल वैल्यू दिया रहेगा वो इन सब के सम के बराबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहां देखो, यहां दिया हुआ 2N2O5, 2N2O5 गिव 2N2O4 प्लस O2। इनिशियल प्रेशर बताओ, इसमें रिएक्टेंट सिर्फ कौन है, N2O5, और जब 0 है तो इनका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.5। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां 2N2O5 इट गिव 2N2O4 और प्लस O2। अब इनिशियल प्रेशर न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है तो उसको लेंगे, कितना दिया हुआ है, 0.5। बोलो इसका कितना लेंगे, इसका आफ्टर टाइम t समय के बाद में, इसका 1 मोल है, बोलो क्या लिखेंगे, x, इसका 2x, इनका बताओ 0.5 माइनस, जो कि इसका 2। अब टोटल प्रेशर PT वुड बी इक्वल टू 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। देखो तो यहाँ माइनस 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, और PT यानी कि टोटल प्रेशर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 0.512। तो यहाँ लिख दिया 0.512, इट इज इक्वल टू 0.5 प्लस x। देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 0.512 माइनस 0.5, यानी 0.012। किसका वैल्यू निकल गया, x का। तो हमें टाइम t के बाद में ये वैल्यू चाहिए था, यानी कि ये PT का वैल्यू चाहिए था। नाउ P0 यानी कि इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का कितना है, 0.5। PT यानी टाइम t के बाद में इसका प्रेशर वैल्यू कितना है, 0.5 माइनस 2x, यानी 0.5 माइनस 2 इंटू 0.012, 0.5 माइनस 0.024। अब इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 0.476। यूनिट देख लो किस चीज में दिया हुआ था, ATM में, तो इनका यूनिट भी यहाँ पे ATM हो जाएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, P0 निकल गया, PT निकल गया। अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम दिया हुआ है कितना, 100। क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी किसका वैल्यू निकालना है, K का। T का वैल्यू है 100, T इज इक्वल टू 100। अब K निकालो, K इज इक्वल टू फार्मूला 2.303 बाई T लॉग R0 की जगह क्या लिख देंगे, P0 बाई PT, यानी 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लॉग P0 की जगह पर 0.5
और इनकी जगह पर 0.476, 2.303 डिवाइडेड बाई 100, इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.5 को माइनस कर दिए, सॉरी डिवाइड करना है ना, डिवाइड कर दिए 0.476 से, वैल्यू कितना आ गया 1.05, 1.05 लॉग 1.05। अब log 1.05 में 10 के 5 में देखो तो वैल्यू कितना है log वाले टेबल में 0.212, यानी 0.0212, यानी 2.303 बाई 100 इंटू 0.0212 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.303 इंटू 0.0212 डिवाइडेड बाई 100, 000488, 000488 साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो 4.88 इंटू 10 टू दी पावर -4। टाइम चूंकि सेकंड में है इसलिए वैल्यू किस में आ जाएगा सेकंड इनवर्स में। देखते हैं बुक के आंसर में और हमारे कैलकुलेशन में कितने का डिफरेंस है। 10 टू दी पावर -4 अप्रॉक्स है, करीब करीब वही, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वहां पर भी 4.9 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ करने की वजह से डिफर करता है, बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो एक ये बता दिए बेसिक पार्ट, 2 क्वेश्चन और रह गया है, इसको थोड़ा सा घर में ट्राई करना, डाउट लगेगा तो अगले क्लास में बताएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.20 और 4.21 ये भी इसी पर बेस्ड है, इस पर भी बनेगा 4.20 एंड 4.21। लेकिन अभी फिलहाल इसको नोट कर लो, क्योंकि नोट किया हुआ रहेगा तभी तो दिमाग काम करेगा। पहले ये वाला पार्ट ऐसे। Thanks for watching this video.